नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमावत है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विद्या फर्स्ट। इस चैनल पर हम लोग हर सप्ताह बातचीत करते हैं करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और इस टॉक शो का नाम है विद्या फर्स्ट टॉक शो। तो आज भी हमारे स्टूडियो में है एक एक्सपर्ट जिनसे हम बातचीत करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। यदि आप क्लास 10th में हैं तो 11th में स्पोर्ट्स लें या नहीं लें, यानी कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लें या नहीं लें, आप बीपीएड करें, एमपीएड करें या स्पोर्ट्स में क्या करियर की संभावना है, ये सारी बातचीत करेंगे हम आज के हमारे एक्सपर्ट दिव्यरतन गौतम सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थोड़ा सा मैं आपके बारे में ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आप हैं दिव्यरतन गौतम सर, और दिव्यरतन गौतम सर ने एमपीएड बीपीएड किया है और साथ ही ये निर्मला कॉलेज में आप अभी स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त हैं। इसके साथ ही अभी एक कंग्रेचुलेट करने वाली बात है, इनको सर को बधाई देने वाली बात है कि अभी जो गवर्नमेंट एग्जाम, जो स्कूल टीचिंग एग्जाम जो होती है, उसमें वर्ग 2 में भी सर का आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे ऑडियंस है उनको आज बहुत सारी बातें पता चले स्पोर्ट्स के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में। जी, तो शुरुआत थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, फिजिकल एजुकेशन में आपने कहाँ से पढ़ाई की है, और फिर हम आगे बात करते हैं कि भाई जो बच्चे अभी 10 से 11 में जा रहे हैं, या जो बच्चे अभी जो ऑलरेडी जिनका फिजिकल एजुकेशन है, उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस वगैरह हैं, तो उस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पर उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन आपने ली है, और हाँ आप एनसीसी में भी रहे हैं, जी जानकारी मेरा सी सर्टिफिकेट है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है थोड़ा सा आप अपने क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मैंने बीपीएड और एमपीएड दोनों किया हुआ है। तो बीपीएड मेरा है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर से है, और उसके बाद में एमपीएड भी मेरा वहीं से ही रहा मेरा। और फिर उसके बाद मेरा ये बीपीएड बोले तो फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और एमपीएड का है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जी। और इसके बाद में मैंने फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में एक डिप्लोमा भी किया था। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में? जी। अभी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है, अच्छा, साइकोलॉजिस्ट की। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि क्या रहता है कि बहुत सारे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने खुद का एग्जांपल देता हूँ कि आपने, जैसे मैंने एमबीए कर लिया, उसके बाद में मुझे लगा कर यार मुझे तो मास कम्युनिकेशन में जाना चाहिए था। हाँ। पर लेकिन आपके जिंदगी भर तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आपको एक समय तक ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, एक समय तक ही कोई भी चीज कर सकते हैं। जी। तो अब आप लाइफ में पीछे तो नहीं जा सकते हैं। तो आपको यदि सही समय पे सही गाइडेंस मिल जाए तो उससे और अच्छी कोई बात ही नहीं है। इसीलिए ही मैं इस चीज के पीछे पड़ा हुआ हूँ। भले वो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कि कितने व्यू आ रहे हैं, इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। और कोई अच्छे व्यू, जैसे एक समय में मेरा चैनल बहुत अच्छा चलता था, अभी काफी लंबा समय गैप हो गया तो थोड़ा सा व्यूज वगैरह कम आ रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो चीज मैं कंटेंट में बना रहा हूँ, ये बहुत जरूरी कंटेंट बना रहा हूँ। ये हर स्टूडेंट के लिए जरूरी चीज है। और एक और सच्चाई है जी कि जरूरत की चीजें, अच्छी चीजें लोग कम ही देखते हैं। यदि आज मैंने इंस्टाग्राम पर मैंने डांस किया था, छोटा मोटा, थोड़ा सा दो चार स्टेप वाला डांस किया होगा, वो डांस की मैंने वीडियो डाली, तो वो डांस की वीडियो पर मतलब इतने सारे कमेंट आ गए, वाह कुमार सर क्या डांस किया आपने, ऐसा वैसा ये वो। और जो है उस पर देखते देखते 10-15 हजार व्यू उसमें, मतलब 1-2 दिन में उस रील पे आ गया। बिल्कुल सही है। वही यदि मैं कोई एजुकेशन वाली कोई, मान लीजिए मैं रील डाल रहा हूँ, या मैं कोई करियर गाइडेंस से संबंधित कोई चीज डाल रहा हूँ, तो उस पर जो है बड़ी मशक्कत के बाद में 2000-3000 व्यूज पहुंचते हैं। मतलब कि जरूरत की चीज, काम की चीज किसी को नहीं चाहिए। आप फोकट की चीजें करेंगे तो बहुत खुश है। पर लेकिन क्या हम, यदि मान लीजिए स्टूडेंट ना भी चाहे, तो क्या हम
हम उन्हें क्या बेवजह की चीजें ही परोसते रहेंगे? नहीं, हमें जो हमारा रियल काम है, जो एक टीचर को करना चाहिए, जो सही टाइम पे गाइडेंस देना चाहिए, वो काम हमें करना ही चाहिए। इसीलिए मैं जो है टाइम बाय टाइम करियर काउंसलिंग स्कूल वगैरह में भी करता हूँ। बिल्कुल। और मैंने ये पॉडकास्ट भी करियर काउंसलिंग के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि सही समय पे सही यदि राय मिल जाती तो शायद आज में कुछ और होता। सही आज भी अच्छा ही बिल्कुल, तो अच्छी नहीं, स्थिति आप अपनी आज जगह भी पे बिल्कुल सरकारी सही है। जॉब है मेरे पास। हाँ। और अच्छी स्थिति है, लेकिन शायद मैं और बहुत बेहतरीन स्थिति में होता यदि मुझे सही समय पे गाइडेंस मिल गया होता। तो ये है मेरे अंदर का असली दर्द, क्यों मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मुझे मुझे कोई धन नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप अपने काम की चीज देखें ना। आप अब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वो चीज देखें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, आप अब कमाने लायक कैसे बन पाएंगे। बहुत सारे क्वालिफिकेशन ले लेते हैं और उनको, जैसे मैंने अभी जानबूझ के आपसे फुल फॉर्म पूछा। हाँ। हाल मैं जानता हूँ कि एमपी बीपीएड एमपीएड क्या होता है, पर लेकिन ऐसे बैठे हैं कि मतलब अभी एक वीडियो देखा था मैंने, एमबीए कर लिया बंदे ने। हाँ। और बोल रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ, और एमबीए कर लिया और उससे एमबीए का फुल फॉर्म पूछ लिया, उसको एमबीए का फुल फॉर्म तक पता नहीं है। तो फिर वो किस हद से कह रहा है कि मुझे जो है रोजगार मिलना चाहिए या मुझे नौकरी मिलना चाहिए। तो ये असली दर्द ये है सर। खैर, मेरे दर्द को और कभी थोड़ा और बयां करेंगे बाद में। फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि आपने बीपीएड और एमपीएड आपने किया है। हाँ। और जो बच्चा मान लीजिए 10th और अभी में है और 11th में हो जाएगा, तो आप व्यावसायिक कोर्स के तौर पर वो फिजिकल एजुकेशन ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। अधिकतर सीबीएसई स्कूलों में तो बच्चे फिजिकल एजुकेशन लेते ही हैं। एमपी बोर्ड में मुझे थोड़ा देखने को कम मिला है। हाँ, लेकिन एमपी बोर्ड में भी है ये सब्जेक्ट अभी जी एग्जाम के लिए। तो आप थोड़ा बताएं कि इसमें फिजिकल एजुकेशन में क्या स्कोप है, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? एक तो लेना चाहिए बिल्कुल। जैसे ही 10th, अभी तो जैसे देखा जाए तो स्कूल्स में 9th क्लास से ही फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट हो गया है जी। ठीक है, तो 9th to 10th तक के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए तो कंपलसरी सब्जेक्ट में ही फिजिकल एजुकेशन आ गया है। और उसके बाद में 11th क्लास में बच्चे को क्या है, व्यावसायिक शिक्षा की ओर थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए उसको ये सब्जेक्ट दिए जाते हैं, ताकि जो सब्जेक्ट आपका अभी हायर एजुकेशन में, जैसे मैं हूँ तो हायर एजुकेशन के अनुसार जो सब्जेक्ट आपके 12th में रहे होंगे वही सब्जेक्ट आप आगे ले सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना है तो उसे 11th 12th में ये सब्जेक्ट होना अभी जरूरी है, नई शिक्षा नीति के अनुसार। अगर तो जैसे फिजिकल एजुकेशन मान लीजिए मैंने लिया, हाँ, तो 11th 12th में मुझे उसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती है मोटे मोटे तौर पर? अगर इसमें 11th 12th में आपको एक तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, जिसमें शरीर क्रिया विज्ञान हो गया, ठीक है, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, फिर किंशोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब जो बच्चा फिजिकल जाना चाहता है उसके लिए जो रास्ता खुलेगा वो 10th के बाद खुलेगा। हाँ, 10th के बाद खुलेगा उसमें। मतलब वो 11th 12th में वो फिजिकल एजुकेशन ले सकता है। हाँ। अच्छा, इसमें 11th 12th में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें कितने नंबर होते हैं? उसमें 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स, तो 70 मार्क का पेपर होता है। हाँ। अच्छा, इसके बाद में यदि जैसे आप 11th 12th में फिजिकल एजुकेशन लिया है और बाकी किसी विषय में इंटरेस्ट कम है या कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो 12th के बाद में फिजिकल एजुकेशन में क्या कोर्सेस है, कौन से कोर्सेस है जो कर सकते हैं? देखिए, एक तो स्कूल टाइम में अगर कोई बच्चा खेला हुआ है, चाहे उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हुआ हो, डिवीजन लेवल खेला हुआ हो, स्टेट, नेशनल, खेला मतलब क्या खेला हुआ? किसी भी गेम में उसने डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन या फिर स्टेट या नेशनल लेवल पे अगर पार्टिसिपेट किया हुआ है, चाहे वो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, इस तरीके के गेम्स में किसी में भी उसने अगर पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो वो अपने सर्टिफिकेट को दिखाकर वो 12th के बाद में ही अगर चाहे तो एक तो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होता है, वो हमारे यहाँ पे कॉमन बाकी शहरों में नहीं मिलता, लेकिन शिवपुरी में कॉलेज है, तो वहाँ से डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन कर सकता है 12th के बाद में।
अच्छा। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चा प्राथमिक लेवल पर, मतलब जो हमारा 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब 1st to 5th तक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वो इस कोर्स को कर सकते हैं, अच्छा, अगर उनको टीचर बनना है तो। और उसके बाद 1st to 5th तक के जो प्राथमिक लेवल के हाँ। जो स्कूल्स हैं उनमें अगर उनको टीचर बनना है तो। अच्छा, तो उसमें मतलब 12th के बाद में करना क्या है? उसके बाद में वो वहाँ से डीपीएड का मतलब ऑनलाइन से फॉर्म भराते हैं और जाने के बाद में वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं उसमें। मतलब बीपीएड करने के बाद? नहीं, डीपीएड। अच्छा, डीपीएड। हाँ, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। डिप्लोमा इन फिजिकल। और उसके बाद में ही एक और है बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अभी न्यू एक आया है। तो इसके अनुसार क्या है कि पूरे हमारे इंडिया में देखा गया है तो 2 ही कॉलेज ऐसे हैं जिनमें हम लोग कर सकते हैं। एक तो हमारा ग्वालियर से है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर है, और उसके बाद में LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन गुवाहाटी। हाँ। अच्छा, आज जैसे आपने भी बीपीएड किया है? हाँ, मैंने भी। तो आपने बीपीएड कहाँ से किया है? मैंने यहीं से LNIP से ही किया है, ग्वालियर से। LNIP। तो ये LNIP से मतलब आप LNIP की फॉर्म क्या बताया? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ एडमिशन लेना कुछ इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होती है क्या? हाँ, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है। अभी तो CUT की एग्जाम हो रही है, तो उसके माध्यम से बच्चा इसमें जा सकता है। अच्छा, CUT के माध्यम से। हाँ। ये CUT की एग्जाम कब होती है? CUT की एग्जाम आपकी अप्रैल मई में ऑर्गेनाइज होती है। अप्रैल मई में। हाँ, और इसके फॉर्म फरवरी मार्च में इसके फॉर्म आ जाते हैं। हाँ, तो CUT तो वैसे बाकी सब्जेक्ट हाँ, के लिए भी होती है? सभी सब्जेक्ट के लिए होती है, उसी तरीके से इसके लिए भी होती है। लेकिन साथ में अगर उनके पास में स्कूल लेवल पे कुछ अगर सर्टिफिकेट हो तो उसका थोड़ा महत्व ठीक हो जाता, मतलब उसमें उसका थोड़ा उनका इम्पोर्टेंस हाँ मिलता होगा। इम्पोर्टेंट मिल जाता है। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या है, एक तो रिटन एग्जाम तो मतलब रिटन क्या, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन वो एग्जाम होती है, वो तो होती ही है, लेकिन साथ में इनकी फिजिकल एग्जाम भी होती है जिसमें अच्छा। रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग इस तरीके के इवेंट भी रहते हैं। कितने साल का होता है बीपीएड? बीपीएड अगर आफ्टर ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं हाँ। तो 2 साल का है। अच्छा। और लेकिन अगर हम 12th के बाद कर रहे हैं हाँ, तो फिर 4 साल का है। मतलब उसमें ग्रेजुएशन प्लस फिजिकल एजुकेशन। हाँ, ग्रेजुएशन में BPES होता है, बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस, प्लस ये जो एजुकेशन का हमारा नॉर्मल हम देखते हैं कि जैसे BA प्लस बीएड। हाँ, BA प्लस BEd, उसी तरीके से ये BPS प्लस ये BPEd हो जाता है। अच्छा, मतलब एक प्रकार से देखा है तो 2 इंटीग्रेटेड हाँ, डिग्री है। इंटीग्रेटेड कोर्स है ये। हाँ, ये 12th के बाद ही। बीपीएड। हाँ। तो आपने 12 के बाद में किया? हाँ, मैंने 12th के बाद ही किया। 12 के बाद में किया, 4 साल का कोर्स। हाँ। उसके बाद में आपने एमपीएड किया है? हाँ, उसके बाद में मैंने 2 साल का। एमपीएड करने में कितना समय लगता है? 2 साल का है ये। मास्टर्स, सभी जितने भी मास्टर्स की डिग्रियां हैं वो 2 साल की हैं, ये भी 2 साल का ही है। अच्छा, बीपीएड करने में खर्च कितना आता है? बीपीएड करने में नॉर्मल 30 टू समथिंग, मतलब 1 ईयर का हम देखें और इसका 80 टू 1 लाख के समथिंग आ जाता है। 1 लाख रुपए लगभग खर्च हो जाता है। 1 लाख रुपए तक सब। अच्छा, ये जैसे आपने मतलब कहाँ ग्वालियर से किया? हाँ, ग्वालियर से गया। तो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से, मतलब बच्चा ग्वालियर, यहाँ से ग्वालियर जाएगा तो हॉस्टल वगैरह भी? हाँ, अगर वो अगर LNIP में जा रहा है तो कंपलसरी उस बच्चे को हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। अच्छा, हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा? हाँ, हॉस्टल में ही रहना होगा। वो बाहर जाके रूम लेकर इस तरीके से नहीं रह सकता है। बाकी कोर्सेज में जिस तरीके से बाहर रह सकते हैं बच्चे, इसमें वहीं रहना है। अच्छा, हॉस्टल वहाँ कॉलेज का रहता है, तो उसकी अलग से फीस लगती होगी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो कुछ कम फीस लगती है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि 75% जो फीस होती है कुछ गवर्नमेंट देती है और उसके बाद में कुछ बच्चों से लिया जाता है। और कैटेगरी का फायदा तो मिलता होगा? हाँ, कैटेगरी का बिल्कुल फायदा मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है बच्चों को। अच्छा अच्छा। और तो बीपीएड यदि अपन वहां से कर लेते हैं तो बीपीएड और बीपीईएस, हाँ, दोनों में पहले तो अपन फर्क समझ लेते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। BPES है वो एक डिग्री कोर्स है। ठीक है, डिग्री मतलब जैसे BA BCom BSc इस तरीके के ये डिग्री कोर्स है। लेकिन BPEड जो है वो सर्टिफाइड टीचर्स के लिए जो ट्रेनिंग कोर्स होता है, टीचिंग कोर्स है, वो है। तो जिसने बीपीईएस किया है
उसके लिए क्या करियर संभावना है, जिसने बीपी एड किया है उसके लिए क्या क्या संभावना है? जिसने बीपीएड किया हुआ है वो तो टीचिंग लाइन में जा सकता है, ठीक है। और टीचिंग लाइन के बाद में अगर किसी ने बीपीईएस किया हुआ है, वो व्यक्ति क्या है, स्पोर्ट्स साइंसेज हुआ या फिर और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हुआ, इस तरीके के कोर्सेज में जा सकता है। अच्छा। और यहीं पर एक और जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का जो कोर्स है, जर्नलिज्म, हाँ, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है भविष्य के लिए। तो मतलब आप जैसे बीपीएड आप कर रहे हैं, तो ये कि भाई आपका पहले से क्लियर है कि हमको एजुकेशन में जाना है, हाँ। फिजिकल एजुकेशन में जाना है, हमें एजुकेशन मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है, हाँ। पीटीआई बनना है। हाँ, एक मतलब उसको पहले जो पीटीआई का जो वो है, पीटीआई क्या है, पीटीआई एक जो पहले क्या है, स्कूल में पीटी कराने के लिए टीचर हुआ करता था, हाँ। जो कि बच्चों को 1 2 3 4 और 4 3 2 1 इस तरीके की एक्सरसाइज करवाया करता था। लेकिन अभी क्या है, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हम पीटीआई को अब फिजिकल एजुकेशन टीचर इसलिए क्योंकि वो आजकल पढ़ा भी रहा है। नहीं, वो अभी कुछ दिन पहले वो राजवर्धन सिंह का जी का शायद लोकसभा में उन्होंने बोला कि पीटीआई को मतलब जो है हल्के में लेते हैं। हाँ। और जो है भाई वो भी तो वो फिजिकल एजुकेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बिल्कुल है ना। स्पोर्ट्स वगैरह को हम जो है दूसरे दर्जे का नहीं समझना चाहिए। यदि बच्चे को, क्योंकि सबसे पहली चीज ही स्वास्थ्य है, यदि व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं है तो फिर वो बहुत पैसा कमाता है ने, वो बहुत सुंदर है ने, और बहुत अच्छी से शादी हो गई है ने, वो सबका कोई महत्व नहीं है। सही है। यदि आपका शरीर ही सही नहीं है तो फिर क्या ही है। इसलिए जैसे मैंने कई सारे मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ, तो जो चाइना के किंडरगार्टन है, तो चाइना में वो बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं बचपन से ही, मतलब कि वो फिजिकली तो वो कम से कम बहुत मतलब फीट फाट रहा है यार। बिल्कुल। तो ये चीज जो है हमारे देश में जो है इसकी थोड़ी पहले से कमी नहीं थी। मैं मानता हूँ हमारे टाइम पे तो हम खूब खेलते थे, सही है। लेकिन ये बीच में जो है, जैसे जो शहर की मम्मियां हैं, ये मम्मियों ने मतलब बच्चे को मतलब शुरुआत से ही उसको मतलब 3 साल का हुआ नहीं और मतलब जो है पापा के पीछे पड़ जाएगी, साहब इसको जो है आप स्कूल भेजो। अरे यार ठीक है, 3 साल 4 साल भी हो जाए तो क्या पड़ जाएगा। सही है। थोड़ा मतलब उसको, और चूंकि छोटा बच्चा रहता है, नंबर बहुत सारे आते हैं, तो हर मम्मी को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। सही है। हर बच्चा, छोटा बच्चा नर्सरी एलकेजी में, क्योंकि मैं 5 साल प्रिंसिपल रहा हूँ, मैं तो रिजल्ट देखते आ रहा हूँ। सही है। तो नर्सरी एलकेजी वगैरह में जो बच्चे पढ़ते हैं सब 90% के आसपास ही होते हैं। हाँ, होते हैं, क्योंकि एबीसीडी सभी बच्चों को आ जा रही है, क्योंकि छोटा टारगेट इतना रहता है कि बस इतना करवाना है। सही है। तो वो मम्मी को लगता है मेरा बच्चा तो बहुत ही होशियार है। खैर वो बाद में पता चलती है कि कितना होशियार है ये। तो जो है जरूरत से ज्यादा बच्चे को ये प्रेशर देने के बजाय कि भाई वो ज्यादा किताबी कीड़ा बन जाए, ऐसा तो अच्छा है कि थोड़ा फिजिकली फिट रहे। मैं पढ़ाई नहीं करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। पढ़ाई करने से ऐसा नहीं कि आपका नुकसान हो जाएगा, नुकसान कभी नहीं होता है। पढ़ाई तो करना है, लेकिन जो है कम से कम छोटे बच्चे को थोड़ा सा फिजिकली फिट रहने पे ज्यादा फोकस किया जाए कि वो जो है किताबी चीजें उसको ज्यादा पता हो। मेरा कहने का मतलब यही है। तो बीपीएड की हमारी बात हो गई। बीपीएड यदि आप करते हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। बिल्कुल सर। आप 11-12 में पढ़ा सकते हैं, 11-12 में पढ़ा सकते हैं, आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। और 11-12 के लिए पढ़ाने के लिए जैसे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एमपीएड होना जरूरी है। अगर हम एनसीटी की वो देखें तो सीबीएसई के नॉर्म्स के अनुसार एमपीएड होना जरूरी है, क्योंकि मास्टर्स होगा उसके बाद ही पीजीटी बन सकते हैं। अच्छा, एमपीएड करना जरूरी है। एमपीएड करना जरूरी है कॉलेज में जाने के लिए। उसके बाद में कॉलेज में भी जा सकते हैं, कॉलेज में भी टीचिंग के लिए। जैसे अगर एमपीएड किया हुआ है और साथ में नेट की एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है या फिर सेट की एग्जाम क्वालिफाई की हुई है और पीएचडी की हुई है, अगर मतलब अगर नेट सेट नहीं है तो उस कंडीशन में पीएचडी की हुई है तो भी क्या है कि कॉलेज में एजुकेशन दे सकते हैं। सर अभी तक की जो अपनी बात हुई है इसमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि भाई आपको स्पोर्ट टीचर बनना है तो आप बीपीएड करें, जैसे आपने बीपीएड किया है। तो इसमें
फिजिकल एजुकेशन में जी। स्पोर्ट टीचर बनने के अलावा या फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के अलावा और कौन कौन से ऑप्शन है, और आप क्या क्या बन सकते हैं? मतलब फिजिकल एजुकेशन में जैसे मतलब अगर बीपीएड किया हुआ है उसके बाद में फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं। ठीक है, फिटनेस आज कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और उसके बाद में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, स्पोर्ट्स कोच हो सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के कोच हो सकते हैं। ये सब। अच्छा, इसमें मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में यदि एंट्री करना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या संभावना है? इसके लिए एक तो स्पोर्ट्स टीचर तो नॉर्मल है ही, देखिए सभी स्कूल्स में स्पोर्ट्स टीचर होते हैं। हाँ। ठीक है, और एक दूसरा है स्पोर्ट्स कोचेस, जो कोच की। स्पोर्ट टीचर और स्पोर्ट कोच में क्या अंतर है? कोच के लिए क्या है, कोच में NS डिप्लोमा, एक साल का ग्रेजुएशन के बाद में एक साल का डिप्लोमा होता है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या है कि किसी एक गेम की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद में हम कोच बनते हैं उस गेम के। स्पोर्ट टीचर अलग चीज है, हाँ, कोच बनना अलग बात है। स्पोर्ट्स टीचर में क्या है, सभी गेम्स को हमको सीखना होता है। हाँ। ठीक है, और बच्चों को जनरल ट्रेनिंग देना होती है गेम्स की। लेकिन यहाँ पे अगर एक बार हम कोच हो जाते हैं तो कोच में हमको किसी एक गेम की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी होती है, जिससे कि वो आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी जाके खेल सके। अच्छा, और कौन कौन से आपने संभावना बताई? एक तो योगा टीचर हो गया। हाँ, नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में इसके बाद में क्या है कि एमपीएड के बाद में जो स्पोर्ट्स ऑफिसर्स होते हैं कॉलेज में। अच्छा। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए भी आगे मतलब यूनिवर्सिटीज में अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसे बाकी जितने भी जो चीज होते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसा खेल का भी खेल विभाग? हाँ, खेल विभाग होता है ना, उसके अंदर स्पोर्ट्स एचओडी और स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट्स के जो प्रोफेसर्स हैं वो होते हैं उसमें। हाँ, तो ये क्या है, एमपीएड और नेट क्वालिफाई कर ले या फिर पीएचडी कर ले, उसके बाद में कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये क्या है? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एमबीए इन स्पोर्ट्स होता है, मैनेजमेंट होता है, एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो इसके माध्यम से क्या है कि जो स्पोर्ट्स की बड़े इवेंट होते हैं, जैसे कि गेम्स हो रहे हैं, जैसे नेशनल गेम्स हो रहे हैं, है ना, उसके बाद में हमारा स्टेट लेवल पे कोई कंपटीशन हो रहा है, तो उन कॉम्पिटिशन्स को मैनेज करने के लिए, उनका फंड रेज करने के लिए, या फिर बोला जाए कि इफेक्टिवली मैनेजमेंट करने के लिए स्पोर्ट्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना होता है। एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। हाँ, तो एमबीए इसके मतलब कहाँ से कर सकते हैं, क्या उसके बारे में कुछ? इसके लिए गुजरात के कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से कर सकते हैं। एमपी में भी है, ग्वालियर में है एक तो, और इंदौर में है, भोपाल में भी है, इसकी इंस्टीट्यूट है, तो वहां से कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको लगता है फिटनेस ट्रेनर और योगा इंस्ट्रक्टर और इनमें इधर कोई स्कोप है? हाँ, इसमें अभी सबसे ज्यादा स्कोप इन्हीं का जगह चल रहा है, क्योंकि क्या है, हर जगह पर एक जिम है। ठीक है, तो जिम में जो ट्रेनर है उसके लिए आपको 6 महीने का या 1 साल का डिप्लोमा कर ले, उसके बाद में आप जिम में और फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं। उसके बाद में पर्सनल ट्रेनर का भी कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को घर पे जाकर उसको पर्सनली ट्रेन करें। ठीक है, तो उसके मतलब व्यक्ति अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए आपको पे भी करेगा। अच्छा, ठीक है, और योगा इंस्ट्रक्टर का भी, मतलब योगा के लिए आजकल रामदेव बाबा हुए और ये और भी लोग हैं जो कि क्या है कि मास लेवल पर योगा की क्लासेस चलाते हैं और योगा को प्रमोट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि लोगों थोड़े से अपने हेल्थ को लेकर के भी थोड़े से अवेयर हो गए। हाँ, और अवेयर क्या हो गए, हेल्थ के इश्यूज इतने हो गए। जैसे जब बीमारियां पहले नहीं थी, अब हैं। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा व्यक्ति भी चाहता है थोड़ा अच्छा दिखे वो, और कोशिश करना भी चाहिए थी जी। क्योंकि पहले क्या था, उस पहले का अगर समय देखा जाए तो उस समय पर जो सिटिंग वाली लाइफस्टाइल है वो नहीं थी।
पहले क्या है, मूवमेंट में व्यक्ति, क्योंकि अगर देखा जाए हमारा जो बॉडी है वो मूवमेंट के लिए ही बना हुआ है, दौड़ना, भागना, जंप करना, ये सारी चीजों के लिए ही है। लेकिन हमने क्या करा है, एक जगह पे बैठने के लिए उसको मतलब मजबूर कर दिया है। तो अगर कभी भी अगर देखा जाए तो मोबाइल चला रहे हैं तो बैठ के चला रहे हैं, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो वो बैठ के कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि आज का इस फिटनेस इंडस्ट्री और योगा इंडस्ट्री का काफी स्कोप है। तो जो बच्चा 10th में पढ़ रहा है वो 11th 12th में उसको फिजिकल लेसन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, है ना। पर वो ये लेकर तो कुछ और छोड़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्या है कि अगर बाकी चीजें तो उसको मिल जाएंगी, लेकिन अगर अपना शरीर को ही स्वस्थ रखने के हिसाब से अगर उसको नॉलेज चाहिए तो उसको 11th 12th में इतना नॉलेज तो मिल जाएगा कि वो अपने आप को तो फिट रख सकता है। आगे उसको आगे करियर बनाना नहीं बनाना अलग बात है। हाँ, वो अलग बात हो जाती है। पर कब से अच्छा, चूंकि स्पोर्ट्स वगैरह से जुड़ी हुई चीज एनसीसी भी है, हाँ, तो और एनसीसी में आप भी रहे हैं जी। तो एनसीसी में आप क्या रहे हैं और एनसीसी के बारे में थोड़ा आपने जो भी आप जानते हैं या वो चीजें जो पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि उसमें उसका फायदा क्या है, ओके, वो जानता है। तो इससे क्या है, एनसीसी एक तो जो है वो आर्मी और जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं, हाँ, डिफेंस फोर्सेस हैं। जैसे आर्मी हुई, आर्मी के बाद में नेवी और एयरफोर्स हैं। तो इनमें क्या है कि ये तीनों की अलग अलग एनसीसी हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो इनका क्या है कि अगर आपने इसमें एनसीसी में सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है, मतलब लिया है, तो आपको अगर कांस्टेबल लेवल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि बच्चे को फिर जो रिटन एग्जाम है वो नहीं देना होती है। अच्छा, डायरेक्ट वो इंटरव्यू, मतलब जो उनका मतलब फिजिकल एग्जाम होगा वो देके और डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। और वहीं पर एसएसबी जो है, एसएसबी में डायरेक्ट उसका रिटर्न की एग्जाम नहीं देना होती, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। और उसके बाद में बहुत से ऐसे पब्लिक सेक्टर के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें उनके बोनस मार्क्स मिलते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर है तो। यदि एनसीसी में सी सर्टिफिकेट मिल चुका है तो उसको बहुत सारी जगह एडवांटेज मिलेंगे गवर्नमेंट एग्जाम में। ये एनसीसी में जो सर्टिफिकेट होते हैं तो ये सी सर्टिफिकेट जैसे मतलब कैसे मिलेगा, कैसे? देखिए, ए सर्टिफिकेट जो होता है वो स्कूल में 9th और 10th क्लास में मिल जाता है बच्चे को। अच्छा, मतलब एनसीसी में फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में आर्मी वाले जो आते हैं और सेना के जो सदस्य होते हैं वो बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में फिर 2 साल उनकी ट्रेनिंग चलती है। तो ए सर्टिफिकेट होता है, स्कूल लेवल पे होता है ये ए सर्टिफिकेट। ठीक है। वहीं पर हायर एजुकेशन में जब आ जाते हैं, मतलब 12th के बाद में जब हम कॉलेज में आ जाते हैं, तो कॉलेज में आने के बाद में पहले साल में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है बच्चे का, उसमें एंट्री होती है और बाकी सारी जो प्रोसेस है वो सारी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन सेकेंड ईयर में जैसे ही आता है तो उसके बाद में इनका फरवरी मार्च के टाइम पे एग्जाम होता है। और तो उसके बाद में सेकेंड ईयर में इनको बी सर्टिफिकेट मिलता है और थर्ड ईयर में जाके सी सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब कॉलेज में 3 साल, हाँ, कॉलेज में 3 साल की एनसीसी, तो आपको सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ। और इसमें भी क्या है कि इसमें 3 ग्रेड दी जाती है, एक तो ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। जो सी ग्रेड है वो सबसे लोएस्ट ग्रेड मानी जाती है। तो इसका उतना ज्यादा मतलब जॉब्स में इतना ज्यादा उसका फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बी सर्टिफिकेट मतलब सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड या फिर ए ग्रेड जो बना हुआ है तो उस कंडीशन में उनको एसएसबी में फायदा मिल जाए। हाँ, मतलब रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ती, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं फिर। चलिए, तो ये आज की बातचीत से तय होता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं फिजिक्स, नहीं कर पा रहे हैं आप केमिस्ट्री, नहीं हो रहा आपसे अकाउंट, कोई बात नहीं, आप स्पोर्ट्स तो आपसे बन रहा है, खेल में तो आप अच्छे हैं, जाइए, इधर भी स्वागत है, बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। पर मक्कारी का कहीं पर भी स्कोप नहीं है। आप ये सोचे कि मैं आलस खा जाऊं, मेहनत तो इधर भी करना पड़ेगी। तो मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, मेहनत का तो विकल्प है ही नहीं। मेहनत तो अरबपति को भी करना पड़ती है। तो आपको यदि मान ला कि आपको नहीं कोई सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं,
स्पोर्ट्स तो आपके लिए बहुत अच्छा एक अवसर आपको दे सकता है। बस शर्त है आपको इधर भी आना पड़ेगा, इधर भी आपको मेहनत करना पड़ेगी, इधर भी कंपटीशन करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। तो आप इधर भी अपना करियर बना सकते हैं। तो सर आपने बहुत सारे अच्छे जवाब दिए। अब हम आपसे करेंगे क्विक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनके आपको फटाफट जवाब देना होंगे। तो सर शुरुआत करते हैं क्विक क्वेश्चन की। पहला सवाल है मेरा कि फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से कोर्सेज हैं? इसमें 12th के बाद में डीपीएड है, बीपीएड है बीपीएड है, और एमपीएड है। एमपीएड एमपीएड के बाद में पीएचडी, ये PhD कोर्सेज तक। अच्छा, इसका नहीं टीचिंग के अलावा कोई कोर्स? टीचिंग के अलावा इसमें बीपीएस? हाँ बीपीएस है। बीपीएस है। चलिए, फिजिकल एजुकेशन में करियर ऑप्शंस, कोई 5 करियर ऑप्शंस आप बता दीजिए कि जिस तरफ हम जा सकते हैं। तो टीचिंग करियर है, टीचिंग टीचिंग हो के गया। बाद में फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं, फिटनेस योगा ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर, और उसके बाद में जर्नलिज्म में हम कर सकते हैं। स्पोर्ट जर्नलिज्म। हाँ, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कर सकते हैं। बिल्कुल। बीएड के लिए अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो अच्छे, जिनको हम अच्छा मान सकते हैं? अगर बीपीएड के लिए अच्छा, सबसे अच्छा कॉलेज अगर देख रहे हैं तो उसमें एलएनआईपी ग्वालियर और एलएनआईपी गुवाहाटी, एलएनआईपी ग्वालियर और एलएनआईपी गुवाहाटी, गुवाहाटी, ये सबसे बेस्ट कॉलेजेस हैं। अच्छा। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम, बीपीएड हाँ। के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सी? इसके लिए सीयूईटी। सीयूईटी। हाँ। अच्छा, स्पोर्ट कोच कैसे बन सकते हैं? स्पोर्ट्स कोच के लिए 1 साल का कोचिंग डिप्लोमा होता है, तो इसे कोचिंग डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कहा जाता है। तो अच्छा। वो स्पेसिफिक गेम में हम कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं NIS पटियाला से, मतलब नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। जो बच्चे स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट लाइन। बस यही कहना चाहूंगा कि बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें तो सिर्फ अपना दिमाग ही लगाना है, लेकिन यहाँ पे दिमाग के साथ में अपना शरीर की भी मेहनत पूरी लगाना होगी। बिल्कुल, और मेहनत करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। हाँ, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल रहेगा। तो सर आज आप हमारे स्टूडियो में आप आए, बहुत सारे सवालों के आपने अच्छे जवाब दिए और फिजिकल से संबंधित हमने काफी बातचीत की। आई होप के आपके काम आए ये बातें। फालतू की बातें सुनने से अच्छा है कि कोई काम की बात आप सुने, वो आपके काम आएगी। जिस व्यक्ति ने अपने लाइफ का एक अच्छा टाइम दिया है, वो निश्चित ही आपको कुछ अच्छी बातें बता सकता है, वो बातें बता सकता है जो आपको सही गाइडेंस दे सकती है। देखिए, अनुभव जो है उसकी कीमत ही अलग होती है। आप हर चीज यदि अनुभव करके ही सीखेंगे तो आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, फिर भी आप सीख नहीं पाएंगे जो आपको सीखना चाहिए। तो अनुभव, खुद के अनुभव से अच्छा है कि हम दूसरों के अनुभव से सीख लें। यही एजुकेशन है, दूसरों के अनुभव से सीख लेना ही एजुकेशन का या कहीं की विजडम का जो है अल्टीमेट मोटिव है। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार।